बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, इससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी वो डॉक्यूमेंटेशन बताई थी जो कि आपको घर बनाने से पहले पहले रिक्वायर्ड होती है, और तमाम उन डॉक्यूमेंटेशन की मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बताई थी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आप बनवाते हैं तो उसकी रीज़न क्या है, वो क्यों चाहिए होता है, उससे आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। चूंकि वो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई थी तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक हिस्सा तो आप देख चुके हैं, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ताकि आप उस वीडियो से भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, क्योंकि कोई भी घर अगर आप बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको जो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़रूरी है। वो अगर आप कर लेते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा फ़ायदा होता है। जो चीज़ें आपको जाके बाद में सरप्राइजेस मिलने होते हैं वो आप पहले ही अपनी अच्छी प्लानिंग की वजह से उनको कवर कर जाते हैं। आज हम उसी वीडियो का दूसरा पार्ट जो है उसको बनाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और इस वाली वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताएंगे कि कोई भी घर अगर आपने बनाना है तो वो किस तरह से बनता है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपने घर बनाना है तो उसके लिए अब आप आ चुके हैं ऑन ग्राउंड। डॉक्यूमेंटेशन आपकी रेडी है, अब आपने घर बनाना शुरू करना है। आपको घर बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। वो मैंने आपको कल बताया था कि आपको पानी की वहां पे अशद जरूरत होती है, इसलिए कोशिश ये करें कि सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करें कि वहां पे पानी की बोरिंग शोरिंग का इंतजाम कर लें, बिजली का इंतजाम कर लें, ताकि यह कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आते हैं उसे अगली चीज की तरफ। वो ये है कि आपने अब घर शुरू करना है तो आप किस तरह से करेंगे। आपका जो नक्शा होगा, जो ड्राइंग होगी, उसकी डीमार्केशन होगी। डीमार्केशन क्या होती है कि आपने उसके निशानात लगाने होते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो दिखा दूं जिसमें आप ये देख सकेंगे कि डीमार्केशन किस तरह से होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये डीमार्केशन है जिसमें चूने से जो है इसका बाउंड्री जो है उसको तयन किया जाता है, जिसमें आपने जितने भी रूम्स रखने होते हैं उसकी जो पैमाइश होती है उसके मुताबिक यहाँ पे ये ड्राइंग के मुताबिक जो है इसकी बाउंड्री जो है उसको डीमार्क कर दिया जाता है। अब जब ये डीमार्केशन हो जाएगी तो फिर उससे अगला जो मरहला होगा उस मरहले में आपने इसकी एक्सकेवेशन करवानी होती है। एक्सकेवेशन आपने देखना होता है कि कितना आपने नीचे तक खुदाई करनी है। इसमें अगर आपकी सॉलिड लैंड है तो उसके मुताबिक 3 फुट तक भी आप नीचे जा सकते हैं, 4 फुट तक भी जा सकते हैं, 5 फुट तक भी जा सकते हैं। और अगर आपकी लैंड जो है वो सॉलिड नहीं है, वो मतलब उसमें फिलिंग वाला जो है वो अंसर पाया जाता है, उसमें मट्टी की भराई करके उसकी जो है वो ज़मीन को लेवल किया गया, अगर इस तरह की ज़मीन आ जाती है तो फिर शायद आपको मज़ीद नीचे तक गहराई तक जाना पड़े। वो आपका इंजीनियर आपको बता सकता है, या आपने जो उसका जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनवाया होगा, जो डिज़ाइन आपके इंजीनियर ने बना के दिया होगा, उसमें वो मेंशन करता है कि आपको कितना गहराई तक जो है इसकी बुनियादें खुदवानी हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जो भी मतलब आपका इंजीनियर आपको बताएगा, सुजेस्ट करेगा, उसके मुताबिक आपने उसकी खुदाई कर लेनी है। खुदाई में भी एक चीज जो है वो यहाँ पे देखी जाती है कि जिन दीवारों के ऊपर वजन नहीं आना होता उनकी मोटाई जो होती है, जो इसकी बेस रखी जाती है वो 2 फुट रखी जाती है, और जिनके ऊपर वजन आना होता है जिन दीवारों के ऊपर उनकी 3 फुट की जो है वो मोटाई रखी जाती है। अब इसमें वजन जो है उसका भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। वजन जो होता है, एक होता है लाइव लोड होता है और एक होता है डेड लोड। अब ये वजन की भी आपको मैं सारी जो है वो तफसील बता देता हूं। लाइव लोड वो होता है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से इंसान है, ह्यूमन है, वो आते हैं जाते हैं और उसके हिसाब से आप अपना जो है ना लोड उसकी कैलकुलेशन करते हैं। जो आपका डेड लोड होता है ये आपका परमानेंट लोड होता है।
ये हमेशा आपकी दीवार के ऊपर रहेगा। ये डेड लोड होता है। इस डेड लोड के अंदर क्या चीजें होती हैं, आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो होगा स्ट्रक्चर होगा उसका भी लोड होगा इसके ऊपर, आपकी जो छत पड़ेगी, जो आपने लैंटर डालना है वो लोड भी इसके ऊपर आएगा, जो बीम होगा वो उसका लोड भी इसके ऊपर आएगा। और इसके अलावा आपने इसके अंदर जो फर्नीचर और फिक्सर्स वगैरह रखे होंगे उनका लोड भी इसके ऊपर आएगा। इसको डेड लोड बोलते हैं। तो ये आपका इंजीनियर आपको बेहतर तरीके से गाइड करेगा कि जी आपने किस स्ट्रेंथ की चीजें जो है वो बनानी है। मैं आपको बहरहाल एक जनरल जो है वो क्राइटेरिया जरूर बता दूंगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने किस तरह से कंस्ट्रक्शन जो है उसको आगे लेके चलना है। ये हो गया जी इसका दूसरा पार्ट, जिसमें आपने इसकी एक्सकेवेशन करवाई और मैंने ये भी बता दिया कि कौन सी दीवार की एक्सकेवेशन आपने कितनी चौड़ाई के हिसाब से करवानी है। फिर उसके बाद इसका जो तीसरा मरहला आता है, उस मरहले में आपने इसको जो खुदवाइयां करवाई हुई हैं उसको अब मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि आपकी जो बिल्डिंग है सारे का सारा अब उसका लोड जो आना है आपकी बेस के ऊपर आना है। अब आपने बेस बनानी है। बेस कैसे बनेगी? बेस बनाने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तो आप नीचे इसके गेड़ा डालें। गेड़ा क्या होता है मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करता हूं। इसमें जस्ट लाइक पत्थर टाइप ये होता है, एक मटेरियल होता है जिसमें मट्टी और पत्थर टाइप इस तरह से चीजें मिली होती हैं। इसको आप अपनी बुनियादों के अंदर डालते हैं। मैंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसमें भी मैं आपको दिखाता हूं कि उसके अंदर मैंने जो गेड़ा डाला था वो 1 फुट तक गेड़ा डाला था। मैंने खुदाइयां करवाई, खुदाइयों के बाद फिर मैंने 1 फुट तक कंप्लीट जो खुदवाई करवाई हुई है मैंने उसके अंदर 1 फुट तक गेड़ा डाला। अच्छा, उस गेड़े को जब मैंने डाली है फिर उसके बाद इसकी कंपैक्शन होनी होती है, इसको दबाया जाता है ताकि ये गेड़ा जो है अपनी जगह के ऊपर बैठ जाए। उसके ऊपर फिर हमने कंपैक्शन के लिए जो है ना प्रॉपर मशीन का इंतजाम किया। फिर उस मशीन के साथ हमने इसकी कंपैक्शन की और ये तकरीबन 2-2 इंच जो है 2 या 3 इंच जो है ये गेड़ा नीचे बैठा, प्रेस हो गया, इसने अपनी प्रॉपर जगह जो है उसको ले लिया। ये होगी जी हमारी बेस। अब आते हैं कि इसके ऊपर मजीद इसको मजबूत करने के लिए हमने क्या करना होता है। इसको मजीद मजबूत करने के लिए हम लोग इसके ऊपर स्टील बार्स का जाल बिछाते हैं। स्टील बार्स का जाल, इसको आम लफ्जों में सरिये का जाल जिसको बोलते हैं, हम इसमें सरिये का जाल बिछाते हैं। अब यहां पे भी आपको यह चीज समझना जरूरी है कि आपने इसके अंदर जो सरिया इस्तेमाल करना है वो किस ग्रेड का होगा। कुछ लोग 40 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है वो 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 1 कनाल 2 कनाल का घर नहीं है, छोटा घर है, 5 मरला का घर है, तो 40 ग्रेड से भी आपका काम चल जाएगा। कोई मसले वाली बात नहीं है। ये बनते हैं, लोग बनाते हैं, इसमें आपकी बचत भी हो जाएगी। मैं आपको वो टिप्स भी बता रहा हूं कि जिसमें आप अपनी बचत भी कर सकते हैं, इसमें आपकी बचत भी हो जाएगी। सरिया 40 ग्रेड का सरिया अगर आप इस्तेमाल करेंगे, उसका बार का जाल अच्छा बना लें और उसको अच्छे तरीके से कंक्रीट करें, इंशाल्लाह ताला आपका काम चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब आपने इसका बार्स का पूरा जाल बिछा दिया, फिर आपने इसके ऊपर पूरी कंक्रीट की एक तह बैठानी होती है। जिस तरह से लेंटर नहीं बनता, इस तरह से ये चीज बन जाएगी। ये आपकी बेस बन जाएगी। इसको बेड बोलते हैं, इसको कंक्रीट और सरिये का बेड बोलते हैं इसको। ये आपका बेड बन जाएगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली लोग 8 से 9 इंच तक का ये बेड बनाते हैं, लेकिन मैं जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं, जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम उसमें अप्रोक्सीमेटली 15 इंच का बेड बनाते हैं, क्योंकि हम बुनियादों के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। क्योंकि आपका सारा लोड, मैं बार बार कहता हूं कि बिल्डिंग का सारा लोड बुनियादों ने जो है वो बर्दाश्त करना होता है, इसलिए यहां पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि 15 इंच का कंक्रीट का बेड जो है उसको मैंने बिछा दिया। अब आगे जनाब इससे ऊपर वाला फेज, इससे ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर अब आपकी जो ब्रिक्स होती हैं, जो ईंटें होती हैं, उनकी अब चुनाइयां शुरू होनी है, अब उनकी दीवारें बनना शुरू होनी है। तो वो दीवारें किस तरह से बनती हैं, वाली जो है नीचे हमने 18 इंच का रदा लगाया, फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर ये वाला जो है ये 18 इंच का लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ये 13 इंच का है और उसके बाद उसके ऊपर 9 इंच की ये वाली दीवार आ रही है। ये है इसका टोटल प्रोसीजर जो बुनियादों से बाहर आने वाला है। अब यहां पे अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो लोग गलती कहां पे करते हैं। बुनियादों के ऊपर लोग कहते हैं कि जी हम
खिंगर ईंट जो है ना वो लगा लेते हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं करता। उसमें हो सकता है कि आपका कोई 20,000 को 30,000 रुपया बच जाए, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी सेविंग नहीं है कि मैं आपसे बोलूं कि हाँ आप ये वाला काम करना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप खिंगर ईंट जो है वो मंगवाते हैं, वो लगाते हैं, तो उससे नुकसान क्या होगा आपकी, उसमें से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं वहां पे 7,500 ईंट आपकी जो है वो नीचे नीचे लगनी है, बुनियादों पे लगनी है, डीपीसी से पहले पहले लगनी है। तो अगर आपकी उसमें से 500 ईंट भी खराब निकल आती है तो आपकी तो वो जितनी भी सेविंग आपने सोची हुई थी वो तो सारी फारग होगी, तो फिर फायदा तो कोई नहीं हुआ। तो मैं ये सुजेस्ट करता हूं कि जो ईंट आप लगा रहे हैं उसका ही इस्तेमाल करें, और मेरे ख्याल में आपको अव्वल ईंट के अलावा कोई ईंट नहीं लगानी चाहिए। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि आप एक लेवल तक जब आ जाते हैं तो वहां पे आके आपने इसकी डीपीसी डालनी होती है। यहां पे डीपीसी भी लोग डालते हैं और प्लेंथ बीम भी डालते हैं। यहां पे अब आपको एक छोटा सा मैं डिफरेंस बता देता हूं। देखिए, अगर तो आपने नीचे जमीन आपकी अच्छी खासी सॉलिड है, उसके ऊपर आपने गेड़ा भी डाल दिया, उसके ऊपर आपने कंक्रीट का बेड भी कर दिया, तो मैं नहीं समझता फिर उसके बाद शायद आपको जरूरत रहती है प्लेंथ बीम की, क्योंकि प्लेंथ बीम जो है ये अच्छा खासा कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। प्लेंथ बीम अगर आप डालते हैं तो कुछ भी नहीं तो आपका तकरीबन कोई 2 लाख रुपए के करीब आपका प्लेंथ बीम जो है वो ले जाएगा। उसके बरक्स अगर आप इसमें डीपीसी डालते हैं, हाउएवर ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है डीपीसी वाली, लेकिन ये भी कारआमद है और आज भी ये चल रही है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने इसकी बेस में बेड के ऊपर कोई कंप्रोमाइज किया तो फिर आप प्लेंथ बीम डाल लें। अगर आपने बेस जो है बड़ी मजबूत बनाई हुई है तो फिर मेरा ये ख्याल है कि प्लेंथ बीम के अलावा भी आपका काम चल जाएगा। तो यहां पे जी जो डीपीसी होती है वो तकरीबन 3 से 4 इंच की डीपीसी जो है वो डाली जाती है। डीपीसी का मतलब क्या होता है, ये कह लें कि ये कंक्रीट की एक लेयर होती है जो कि ब्रिक्स के ऊपर रखी जाती है। ये रोड लेवल के मुताबिक रखी जाती है, जितना आपका रोड लेवल होता है उससे ऊंचा छोटा सा रख के इसको जो है वो छोड़ा जाता है। और इसका फायदा क्या होता है डीपीसी का फायदा ये होता है कि नीचे से जारी बात है नमी आनी होती है। ईंट जो है ये नमी को सक करती है, तो जब जमीन से ये पानी को सक करेगी, नमी को ऊपर लेके आएगी, तो डीपीसी का काम ये होता है कि इसने नमी को रोकना होता है ताकि आपकी दीवारों के अंदर जो है वो नमी ना आ जाए। तो इसका काम ये होता है। और जो प्लेंथ बीम होता है जारी बात है वो ज्यादा मतलब उसकी मोटाई ज्यादा होती है। कुछ लोग जो है उसको 1 फुट तक भी जो है वो प्लेंथ बीम जो है ना उसको बनाते हैं। तो जब इतना बड़ा प्लेंथ बीम आप बना लेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि नमी की कोई भी गुंजाइश बचती है। हाँ, अलबत्ता ये है कि वहां पे फिर आपका खर्चा अच्छा खासा आ जाता है, बट अगर अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो मैं ये समझता हूं कि डीपीसी भी आपका काम चला देगी। तो ये अब आपकी कॉल है, अगर आप खर्चा बचाना चाहते हैं तो जिस तरह से मैंने आपको चीजें बताई हैं उस तरह से मैनेज कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि यार इट्स ओके मैं खर्चा कर सकता हूं तो आप प्लेंथ बीम डाल सकते हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद नाजरीन ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसकी दीवारें खड़ी की जाती हैं। अब दीवारों के ऊपर भी 2 तरीकाकार इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तरीकाकार ये होता है कि सिर्फ ब्रिक्स की दीवार बनाई जाती है, उसके अंदर कॉलम्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं जो प्रोजेक्ट्स बनाता हूं या जो मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूं उनमें हाईली रिकमेंडेड होता है कि जी आप इसमें कॉलम्स बनाएं। क्यों? इस वजह से कि आप अगर कॉलम्स बनाते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि जो कॉलम्स बनने होते हैं वो स्टील के और कंक्रीट के बनने होते हैं, और आपकी जो छत होती है जिसको आप लेंटर बोलते हैं उसका सारे का सारा वजन और उसके अलावा जो डेड लोड और लाइव लोड जो भी आना है वो सारे का सारा आपके कॉलम्स उठा लेते हैं। आपकी दीवारें जो है उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता, ब्रिक्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता। तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहे अपने घर के ऊपर तो आप इसको कॉलम्स के साथ बनाएं। अच्छी और क्वालिटी वाली और लॉन्ग लाइफ वाली जो चीज है वो बनेगी आपकी। अदरवाइज अगर आपके पास बजट थोड़ा है तो फिर जाहिर बात है उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, वो फिर आपने अपने बजट के हिसाब से चीजों को मैनेज करना है। अब आ जाते हैं कि तकरीबन 8 फीट तक तकरीबन जब आपकी दीवारें पहुंच जाती हैं तो उसके बाद फिर इसके ऊपर बीम्स का काम स्टार्ट किया जाता है। इसको बीम डाले जाते हैं उसके ऊपर,
उससे पहले पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पे आपकी चुगाठें वगैरह लगनी है, जहां पे दरवाजे लगने हैं, वो सारे जो है वो फिक्स हो जाएंगे। फिक्स होने के बाद आपके जो कॉलम्स हैं उनकी सारी भराई हो जाएगी, उनकी शटरिंग हो जाएगी, उसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद जब पूरा लेवल के ऊपर सारी चीज आपको मिल जाएगी, उसके बाद जाके आपने बीम इसके ऊपर डालने होते हैं। और बीम डालने के बाद तकरीबन फिर आपका तकरीबन को 2.5-3 फुट की जो है वो चिनाई होती है ईंटों की, और उसके बाद जाके आप लेंटर इसके ऊपर डालते हैं। अब लेंटर की अगर मैं बात करूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें बता दूं। अगर लेंटर की बात करते हैं तो इसमें भी 2 तरह के लेंटर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। एक आरसीसी होता है, एक आरबीसी होता है। आरबीसी जो होता है इसके अंदर ब्रिक्स जो है उसको रखा जाता है, स्टील का जो जंगला बनाया जाता है, जो जाल बनाया जाता है, उसके अंदर ईंटों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है आपको। इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक चीज जरूर होती है कि इसमें सेम आने के चांसेस होते हैं, जिसे नमी कहते हैं कि नमी आने के इसके चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट मौजूद है तो आप आरसीसी लेंटर की तरफ ही जाएं। मेरी रिकमेंडेशन बहरहाल आपको यही है, बाकी आपने अपने बजट के मुताबिक चीजें जो है वो देखनी है। तो जनाब 11 फुट नॉर्मली क्या होता है कि 11 फुट की हाइट के ऊपर जाके आपका लेंटर जो है उसको डाल दिया जाता है। तो ये है जी पूरा प्रोसेस, जिस प्रोसेस के तहत गुजर के आप अपना जो है वो घर बनाते हैं, और इसी तरह से ही आप दूसरी मंजिल जो है उसको भी इस तरह से कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो मेरी ये वाली जो टिप्स हैं आपको इंशाल्लाह ताला फायदा भी देंगी। अगर आप हमसे किसी भी किस्म की कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे साथ रब्ता करके कंसल्टेंसी सर्विसेज हमारी परचेज कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज नहीं होंगी। अगर आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर लें। एक चीज की आपको गारंटी देते हैं कि जो हम आपको कंसल्टेंसी देंगे उसके जो आप चार्जेस हमें पे करेंगे उससे कहीं ज्यादा हम आपके चार्जेस जो हैं इंशाल्लाह ताला कॉस्ट में से बचा देंगे। आपका घर बनाने में ऐसी ऐसी आपको टिप्स दे देंगे कि आपकी वहां पे एक तो मजबूती होगी, कंप्रोमाइज किसी चीज का नहीं होगा। दूसरी बात यह कि आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, आपकी सेविंग हो जाएगी। तो ये इंशाल्लाह ताला आपको चीजें फायदा देंगी। आखिरी चीज जाते जाते मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें जो क्लॉजेस होती हैं उनका बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड क्या होता है जाके कि आप और कॉन्ट्रैक्टर आपस में एक दूसरे के साथ फिर जो है वो झगड़ा कर रहे होते हैं कि जी ये चीज जो है वो कवर्ड थी और ये चीज कवर्ड नहीं थी। तो उसके लिए भी हमारे पास पूरा एक जो है वो हमने एक टेम्पलेट इसका बनाया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आपको हमसे मिल जाएगा। हर चीज आपको जो भी रिक्वायर्ड होगी वो हमारे से आपको मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इस तरह की वीडियोस जो हैं वो अच्छी लगती होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इनको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपने जानने वाले अजीजों कारब के साथ जरूर इनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये कि अगर किसी को हमारी इन टिप्स से कोई फायदा हो सके तो वी वुड बी ग्लैड। इसी के साथ आपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।